गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम पढ़ेंगे मानव भूगोल, परिभाषा, प्रकृति, क्षेत्र और उसका ऐतिहासिक विकास। यह हमारा मानव भूगोल का परिचयात्मक एक इंट्रोडक्शन क्लास है, जिसमें हम पढ़ेंगे मानव भूगोल। चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। देखो, मानव भूगोल क्या है? पहला टॉपिक यही है, मानव भूगोल। देखो, मानव भूगोल अंतर संबंध है को प्रकाशित करता है। किसको? अंतर संबंध को अध्ययन किसमें कहते हैं? अंतर संबंध। एक तो क्रियाशील मानव है और एक अस्थिर पृथ्वी है, जिसमें कभी भूकंप आते हैं, कभी ज्वालामुखी आती है। हर समय एक परिवर्तनशीलता का दौर चलता रहता है पृथ्वी पर, और उसी पर मानव क्या क्रियाशील है, जो उसमें काट छाट करने की कोशिश करता है, उसके साथ अनुकूलन करने की कोशिश करता है। ये सारी चीजें चलती रहती। इन दोनों चीजों को कंबाइन करने पर जो अध्ययन करते हैं एक साथ कि भाई इससे क्या प्रभाव पड़ता है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मानव भूगोल। तो मानव भूगोल में क्या आता है? भौतिक पर्यावरण आता है और सांस्कृतिक भूदृश्य आते हैं। किसके? मानवीय समाज के। मुख्य बिंदु, मानव भूगोल वह शाखा है जो मानव को केंद्र में रखकर उसके प्राकृतिक पर्यावरण के साथ आंतरिक अनुकूलन और संशोधन का अध्ययन करती है। यह केवल वर्णन नहीं बल्कि कहाँ, क्यों, कैसे का स्थानिक विश्लेषण करती है। मानव को सेंटर में रख के हम उसका केवल वर्णन नहीं करेंगे, बल्कि उस पर एनालिसिस करेंगे या विश्लेषण करेंगे। वो भी कौन सा विश्लेषण? स्थानिक विश्लेषण। क्योंकि उस स्थान पर मानव यानी कहाँ पर मानव है और क्यों है और कैसे अनुकूलन कर रहा है, वो कैसे जी रहा है, कैसे उसको प्रकृति से कनेक्टेड है, और कैसे उसके द्वारा प्रकृति प्रभावित है और कैसे वो प्रकृति द्वारा प्रभावित है। ये सारे पॉइंट हैं, बिंदु हैं, वो हम किस में पढ़ते हैं? मानव भूगोल में। मानव भूगोल की परिभाषा देखो, सबसे पहले फ्रेडरिक ड्रेजर, मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लिष्ट अध्ययन है। यानी कि मानव भूगोल क्या है? मानव जो समाज है और यानी कि मानव भूगोल क्या है? मानव जो समाज है और धरातल है, यानी कि एक मानव और इस पे रहने वाला है क्षेत्र उसका, इन दोनों के बीच में जो संश्लिष्ट संबंध है, संश्लेषित संबंध है, यानी कि एक दूसरे से लिंकेड है, उसी संबंध को क्या बोला? मानव भूगोल। और ये किसमें दिया? एंथ्रोपोजोग्राफी में। फ्रेडरिक ड्रेजर है, जर्मन के विद्वान थे। वाल्ट विडाल लांस, नाम थोड़ा गलत है यहाँ पर, ठीक है। विचारधारा संभववादी, इन्होंने क्या परिभाषा दी? मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन। कि पृथ्वी तो बदलती रहती है और एक जो मानव है उसको चेंजेस करने की संभावना ढूंढता रहता है। स्वयं तो बदलती है मगर मानव भी क्रियाशील है, जो उसमें काट छाट करने की कोशिश करता है। इन दोनों के संबंधों का अध्ययन क्या है? मानव भूगोल। एल्सवर्थ हंटिंगटन, विचारधारा जलवायु नीतिवाद, मानव भूगोल मानवीय क्रियाकलापों तथा गुणों के भौगोलिक वातावरण से संबंधों की प्रकृति का अध्ययन है। यानी कि मानव क्रियाकलाप है जिसका प्रकृति से क्या संबंध है और किस प्रकार से मानव की क्रियाकलाप प्रकृति से प्रभावित होती है, और मानव कैसे अपने क्रियाकलाप द्वारा प्रकृति को प्रभावित करता है। इन दोनों का अध्ययन क्या है? मानव भूगोल। रिचर्ड हार्टसॉन, ने अपनी पुस्तक द नेचर ऑफ ज्योग्राफी में बताया, भूगोल पृथ्वी की सतह पर क्षेत्रीय विभिन्नताओं का अध्ययन है। किसका? क्षेत्रीय विभिन्नता। हर क्षेत्र में अलग अलग विभिन्नता है, तो उनका अध्ययन करना है। जिसमें मानव भूगोल मानवीय क्रिया के क्षेत्रीय वितरण और संगठन पर केंद्रित है। जिसमें भी मानव भूगोल है जो किस केंद्रित है? मानव ने जो क्रिया की है उसके क्षेत्रीय वितरण पर और संगठन पर, मानव द्वारा निर्मित है, उन पर केंद्रित है। मानव भूगोल की प्रकृति, मानव भूगोल की प्रकृति के अंतर विषय, यानी इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट सम्मिलित होते हैं, जैसे समाज शास्त्र हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, मानव शास्त्र हो गया, पर्यावरण विज्ञान। समाज शास्त्र, जिस मानव भूगोल में प्रजाति आ गई, कौन कौन सी प्रजाति के लोग रहते हैं। अर्थशास्त्र, कौन कौन से व्यापार, उद्योग, धंधे। मानव शास्त्र, मानव का उद्भव, विकास। पर्यावरण विज्ञान यानी पारिस्थितिकी, कैसे मानव प्रभावित होता है और कैसे प्रभावित करता है, पोल्यूशन। ये सब क्या है? मानव भूगोल की पार्ट। संश्लेषणात्मक, मानव भूगोल केवल सतही वर्णन नहीं बल्कि भौतिक और मानवीय तत्वों की व्याख्या
और उनके अंतर संबंधों का एकीकरण है कि केवल सतह ही मानव भूगोल में हम अध्ययन संबंधों का अध्ययन नहीं करते, बल्कि उनकी आपस में एक दूसरे को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं उनकी व्याख्या है। कैसे, किस प्रकार, कहाँ पर क्या अनुकूलन किया, क्या प्रभावित किया, कहाँ पोल्यूशन हुआ। जैसे मानव पोल्यूशन करता है तो उससे महामारियां आती है। जैसे प्रकृति में भूकंप ज्वालामुखी आता है तो मानव उससे बचने के लिए क्या करता है, ये सारी चीजें इसमें आती है। गतिशीलता, एक मानव भूगोल क्या है, गतिशील विषय है, यानी हर दिन चेंज होता हो, क्योंकि मानव अपने दिमाग से प्रौद्योगिकी करता है। प्रौद्योगिकी के कारण अलग अलग क्रियाकलाप, अलग अलग डेवलपमेंट होता है। जैसे पंखा बना दिया, गर्मी में कूलर बना दिया, एसी बना दिया। मानव पर्यावरण संबंध स्थिर नहीं है। समय के साथ तकनीकी, औद्योगिकरण और जलवायु परिवर्तन के कारण इनमें निरंतर बदलाव होता रहता है। यानी कि मानव भूगोल का क्षेत्र भी बदलता रहता है। स्थानिक, मानव भूगोल क्या है, स्थानिक, पृथ्वी के धरातल पर मानवीय परिघटनाओं के वितरण, प्रसार और क्षेत्रीय विभिन्नता पर बल। मानव भूगोल किस पे बल देता है, एक तो जो मानवीय परिघटना है, जो जो घटना हो रही है उनके प्रसार के साथ, और क्षेत्र अलग अलग क्षेत्रों में क्या क्या अलग अलग भिन्नता है उनमें, उसमें वो बल देते हैं। मानव भूगोल का विशिष्ट क्षेत्र, मानव भूगोल के क्षेत्र में क्या कहता है, देखो मानव भूगोल क्षेत्र में अपने आते हैं जनसंख्या और अधिवास। यानी कि मानव भूगोल में मानव की संख्या कितनी है, कहाँ पर कितने ज्यादा रहते हैं, कहाँ पर कम क्यों रहते हैं, कहाँ पर कौन सी प्रजाति के लिए रहते हैं, वो सारे आएंगे। अधिवास, उनका मकान कैसा है, उनका रहने का पैटर्न कैसा, उनका गाँव कैसा है, गाँव किस आधार पर बसा, वो सारी है। फिर उनकी आर्थिक क्रियाकलाप, क्या रोजगार है, क्या खान पान है, कैसी सुविधा है, राजनीतिक संगठन, उनकी जो व्यवस्था कैसी है, सांस्कृतिक और सामाजिक, उनका रहन सहन और के रीति रिवाज कैसे हैं, समकालीन क्षेत्र, उनकी क्या क्या समस्याएं वर्तमान में, और उनकी क्या उपलब्धियां हैं, उन्होंने क्या क्या किया। जैसे तकनीकी, अर्थशास्त्र आता है, राजनीति विज्ञान आता है, समाजशास्त्र आता है, जीआईएस पर्यावरण विज्ञान आता है, जनसांख्यिकी आता है। जनसंख्या, प्रवास और बसावट का पैटर्न का अध्ययन किसमें करते हैं, जनसांख्यिकी में। कृषि, उद्योग, संसाधन और व्यापार का स्थानिक विश्लेषण हम करते हैं आर्थिक क्रियाओं में, यानी अर्थशास्त्र आता है। शहरी, ग्रामीण भूगोल और रिमोट सेंसिंग और जलवायु न्याय, ये क्या है, हमारे मानव भूगोल के नवीनतम सब्जेक्ट है, नवीनतम विषय है। मानदार्श बहस, पर्यावरण नियतिवाद क्या है, देखो पर्यावरण नियतिवाद मूल विचार, मानवीय गतिविधियां, संस्कृति और सांसारिक संरचना पूरी तरह से भौतिक पर्यावरण, विशेषकर जलवायु द्वारा नियंत्रित होती है। यानी कि मानव की जितनी भी सांस्कृतिक और गतिविधियां हैं, सारा संरचना है, वो किस पे आधारित है, जलवायु पे। किस पे, ये भौतिक पर्यावरण से होती है, मगर मुख्य क्या है, जलवायु। जलवायु निर्धारित करती है आदमी कितना काम करेगा, कहाँ पर कहाँ ज्यादा रहेगा, कहाँ पर उसका डेवलपमेंट होगा, उसका रहन सहन क्या होगा, खान पान क्या होगा, ये कौन डिसाइड करती है, भौतिक पर्यावरण। इतिहास, ऐतिहासिक आधार, प्राचीन यूनानी विद्वान अस्तु के जलवायु कटिबंध और मध्यकालीन अरब विद्वान अल मसूदी इब्न खलदून ने बताया कि व्यक्ति पहाड़ी इलाकों में मजबूत मजबूत मसल्स वाला होता है, क्योंकि वो चढ़ने उतरने का काम करता है तो उसके मसल्स मजबूत होते हैं। और जहाँ पर जैसे शीत प्रदेश होते हैं वहाँ पर लोग कैसे हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं, क्योंकि सर्दी में बाहर निकलते नहीं है, एक जगह बैठे रहते हैं, तो वो कैसे हो जाता है, आलसी। देखो प्रवर्तक और समर्थक, फ्रेडरिक ड्रेडजेल, राज्य को एक जैविक इकाई माना, क्या माना, राज्य को एक जैविक इकाई माना, जिससे जीव का अपना विकास करता है, एक जैविक इकाई है, ये सब कुछ काम करती है, खाती है, पीती है, घूमती है, और खुद प्रभावित होती है और दूसरों को प्रभावित भी करती है। वैसे ही राज्य का एक जैविक इकाई है जो खुद का विकास करती है, खाती है, पीती है और प्रभावित करती है और प्रभावित होती है। एलन सी सैम्पल, मानव पृथ्वी की सतह की उपज, मानव क्या है, पृथ्वी की सतह की उपज, यानी मानव को किसने उपजाया, पृथ्वी की सतह में। इस फर्स्ट सर्टिफिकेट, सभ्यता के विकास में जलवायु को मुख्य कारक माना। सभ्यता के विकास में किसको मुख्य कारक माना, जलवायु को, कि भाई सभ्यता का निर्माण किससे हुआ, जलवायु से, और सभ्यता का पतन भी किससे होता है, जलवायु, जैसे अपन सिंधु घाटी सभ्यता।
प्रकृति केवल अवसर प्रदान करती है, मानव अपनी इच्छा से उनका चयन करता है। ये विचारधारा अपनी संभववादी विचारधारा यानी कि नियतिवादी या निश्चयवादी विचारधारा के विरोध में दूसरी विचारधारा संभववादी पर्यावरण को सीमा तय करती है, लेकिन मानव अपनी तकनीकी ज्ञान और संस्कृति के बल पर प्रकृति में संशोधन कर सकता है। मानव एक सक्रिय करता है। क्या है? पहले तो क्या मानव पैसिव कर दिया था निश्चयवाद में, तो यानी निष्क्रिय व्यक्ति, यानी कि जो प्रकृति करेगी वो सब कुछ उसको सहन करना पड़ेगा। और यहाँ पर क्या एक्टिव बन गया मानव। मानव प्रौद्योगिकी आई, पहले तो क्या गर्मी सहन करता था, पेड़ के नीचे जाके बैठता था, मगर अब क्या हो गया, एक्टिव हो गया, तो अपने क्या बना लिया उसने, एसी बना लिया, कूलर बना लिया, वो सक्रिय एजेंट हो गया। तो वो किसका पार्ट है? संभववाद का। उद्भववाद फ्रेंच स्कूल में ड्रावियन नियतिवाद के भौतिकवादी दृष्टिकोण के सीधे विरोध में विकसित हुआ। जो अपना फ्रांस में जो डार्विन का नियतिवाद था उसके विरोध में सीधे में विकसित हुआ था ये अपना संभववाद। प्रवर्तक और समर्थक पॉल विडाल डी लावांस ने एक जेनेर डीवी यानी विशिष्ट जीवन शैली की अवधारणा दी, जिसमें समान पर्यावरण में अलग अलग संस्कृतियों का विकास हुआ है। यानी कि क्लाइमेट एक ही है, फिर भी वहां पर क्या अलग अलग संस्कृतियों का विकास हुआ है। पोल्यूशन फेफरे ने बोला है, कभी भी अनिवार्यता नहीं है, बल्कि हर जगह संभावना है और मानव इन संभावनाओं का स्वामी है। ये हर जगह संभावना है जहाँ पर मानव अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करके संभावना का उपयोग करता है, कहीं भी अनिवार्यता नहीं है। मध्यम मार्ग देखो, नियतिवाद आया यानी प्रकृतिवाद आया या निश्चयवाद आया, उसके विरोध में आया संभववाद यानी मानववाद। तो इन दोनों के बीच में जो संतुलन बनाने के लिए जो व्यक्ति था डेविड टेलर, उन्होंने एक नया वाद दिया, उसको बोलते हैं नवनियतिवाद, रुको जाओ नियतिवाद। जैसे ट्रैफिक कंट्रोलर पे बत्ती होती है जो हमें इशारा करती है रेड सिग्नल यानी रुक जाओ, ग्रीन चले जाओ। रुको प्रकृति की सीमा है, जब प्रकृति की सीमा है जब पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा हो तो विकास को रोकना चाहिए। क्या है? हमें अगर प्रकृति की सीमा है, अगर पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है किसी काम से, जैसे हम जंगल काटते जा रहे हैं, पोल्यूशन हो रहा है, तो हमें उस काम को रोकना चाहिए। ये तो क्या है? स्टॉप, तैयार रहो, रुको, प्रकृति के नियमों को समझो और तकनीक के माध्यम से उनके अनुकूल बनो। यानी कि प्रकृति के नियमों को रुक के हमें तैयार रहना चाहिए कि प्रकृति के नियम बना के पोल्यूशन हो रहा है तो इसको कम कैसे करें, इसको कैसे संभाले, वो चीजें। जाओ प्रकृति की सीमा के भीतर विवेकपूर्ण तरीके से प्रकृति और विकास के मार्ग में चलो। भाई हम उतने ही पेड़ काटे जितने पेड़ हर साल उगा सकते हैं, और जो उनका तो पोल्यूशन नहीं होगा। जितना पोल्यूशन हम समाप्त कर सकते हैं उतना ही पोल्यूशन करेंगे तो हमारे प्रकृति में संतुलन बना रहेगा। रुको प्रकृति की सीमा है, जब पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है तो विकास हमें रोकना चाहिए। तैयार रहो, रुको। देखो प्रवर्तक डेविड टेलर निष्कर्ष ये विचारधारा पूर्ण पर्यावरण नियंत्रण और पूर्ण मानवीय स्वतंत्रता दोनों को नकारती है। यह सतत विकास का दार्शनिक आधार है। यानी कि ये न तो निश्चयवादी को मानते हैं, न संभववादी को मानते हैं, ये दोनों का कॉम्बिनेशन मानता है। भाई न तो पूर्ण पर्यावरण नियंत्रण है, हम प्रकृति के अधीन नहीं है पूरी तरीके से, क्योंकि हमारे पास भी कुछ ऑप्शन है जिनमें से हम चूज करके, जैसे अभी गर्मी में रहना पहले हमारे पास ऑप्शन था, मगर अब प्रौद्योगिकी आएगी तो हम एसी कूलर का यूज करते हैं, पंखे का यूज करते हैं। तो यानी कि प्रकृति हमारे ऊपर नियंत्रण नहीं कर सकती कि तुम गर्मी रहोगे, है ना। और मानव भी की भी स्वतंत्रता को नकार पूरी तरीके से मानव भी स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि एक लिमिट होती है जिसके बाद अगर टेम्परेचर को 70 तक पहुंचा देंगे तो हमारी जो प्रौद्योगिकी वो जल के राख हो जाएगी। तो प्रकृति से भी हम पूरी तरह जीत नहीं सकते। तो यानी कि दोनों का फैक्टर रोल है, जितना प्रकृति का उतना ही क्या मानव का है। देखो नियतिवाद, संभववाद और नवनियतिवाद तीनों चीजों का हम कंपेरिजन करते हैं। मुख्य विचार
प्रकृति मानव को नियंत्रित करती है। नियतिवादी क्या बोलते हैं, प्रकृति ही मानव को नियंत्रित करती है, यानी मानव प्रकृति ही सब कुछ है। बॉस क्या है, प्रकृति। प्रकृति जैसा बोलेगा वैसे मानव को करना पड़ेगा। ठीक है। संभववादी, संभववादी क्या बोलते हैं, मानव प्रकृति को अपनी आवश्यकता अनुसार बदलता है। संभववादी मानते हैं कि प्रकृति सब कुछ नहीं है। सब कुछ कौन है, बॉस कौन है, मानव। मानव अपनी प्रौद्योगिकी यानी अपने ज्ञान से प्रकृति में भी चेंज कर सकता है। जबकि नवनियतिवाद आया, उसने बोला न तो प्रकृति सीमा तय करती है न मानव दिशा चुनता है, इन दोनों का समायोजन होता है, यानी कि दोनों को अपनी अपनी सीमा और अपनी दिशा के अनुसार काम करना पड़ता है। मानव की स्थिति, इसमें देखो नियतिवादी में मानव कैसा है, पेसिव, पेसिव यानी निष्क्रिय, यानी जो प्रकृति चाहेगी वही होगा, मानव के पास कुछ नहीं है इसमें। जबकि संभववाद में क्या है, मानव सक्रिय हो गया, वो अपनी इच्छा से प्रौद्योगिकी से कुछ भी कर सकता है। नवनियतिवाद में क्या है, मानव क्या है, बुद्धिमान नियंत्रक है, वो प्रकृति पर नियंत्रित तो कर सकता है मगर एक अपनी बुद्धि का प्रयोग करके, जैसे पोल्यूशन के पोल्यूशन करना है, जैसे प्रदूषण है, प्रदूषण को रोकना है तो एक नियमित तौर पर ही हम उसका विदोन, संसाधनों का विदोन कर सकते हैं। जैसे पेट्रोल का यूज करना है, एक नियमित करें। प्राकृतिक तानाशाह और नियंत्रक है नियतिवाद में, जबकि संभववाद में क्या है, सलाहकार, अवसर प्रदाता है और मार्गदर्शक और सीमा निर्धारक। नवनियतिवाद में क्या है, मार्गदर्शक और सीमा निर्धारक है। प्रमुख भूगोलवेत्ता नियतिवादी में रेडजेल, सैम-पॉल हर्टिगटन यानी कि जर्मन, और सैम-पॉल अमेरिकन है। संभववादी में ब्लांक फेवर ब्रुन्स, नवनियतिवाद में विल्फ्रेड टेलर। नियतिवादी विचारधारा जर्मन और अमेरिकन स्कूल की थी, जबकि संभववादी फ्रांस स्कूल की, और नवनियतिवादी ब्रिटिश और अमेरिकन। विकास का चरण कैसे आया ये, हेरोडोटस इतिहास को भौगोलिक परीक्षक में देखता था। स्टोब क्षेत्र वर्णन का यानी कोरोग्राफी का जनक था। अस्तु जलवायु और मानव स्वभाव के बीच का संबंध था। ये सब क्या है, प्राकृतिकवादी थे, जब हर चीज को कैसे देख रहे, प्रकृति के नजरिए से देख रहे थे। फिर मध्य काल में अरबी भूगोलवेत्ता अल इदरसी इब्न खलदुन, इसने पर्यावरण नीति को और आगे बढ़ाया। इसके बाद जो मध्यकाल में व्यक्ति आया था अल इदरसी और इब्न खलदुन, उन्होंने इसको और समर्थित किया। फिर आया पूर्व आधुनिक शास्त्रीय काल, इसमें इमानुएल कांट ने भूगोल को वैज्ञानिक आधार दी, या हम्बर्ट और रिटर आधुनिक भूगोल के संस्थापक ने मानव केंद्रित दृष्टिकोण, या रिटर ने तो क्या दिया था, अधकुंड मानव केंद्रित, और जबकि हम्बर्ट ने किया था प्रकृतिवादी। 19 से 20वीं सदी में क्या हुआ देखो, जर्मन स्कूल फ्रेडरिक रेडजेल लिखकर मानव भूगोल की स्वतंत्र शाखा बनाई। सबसे जो मानव भूगोल की शाखा बनाई वो किसने बनाई, फ्रेडरिक रेडजेल, यानी मानव भूगोल का जनक कौन है, फ्रेडरिक रेडजेल। और कौन सी बुक में, एंथ्रोपो ज्योग्राफी में। अल्फ्रेड क्षेत्र विभिन्नता यानी कि एयर डिफ्लेशन पर जोर दिया। अल्फ्रेड हेटनर ने, जो मानव अलग अलग स्थानों पर रहता है, अलग अलग स्थानों से प्रभावित होता है और अलग अलग उसका अनुकूलन होता है, उस पर जोर दिया। और फ्रांसिस स्कूल आया, पॉल विडाल डी लाब्लांस, सूक्ष्म क्षेत्र अध्ययन पेज पर और संभववाद की नींव रखी थी। जबकि रेडियल ने किसने की थी, निश्चयवाद की। एंग्लो अमेरिकन स्कूल, एंग्लो अमेरिकन स्कूल एजबेरोज ने क्या कहा, मानव भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में अध्ययन किया। मानव भूगोल क्या है, मानव की परिस्थिति है कि मानव किस तरह, किस आचरण में रहता है और किसको प्रभावित होता करता है और किस किस से प्रभावित होता है, उसके बारे में कहा। काल सवर सांस्कृतिक भूदशा की संकल्पना दी, यानी कि मानव द्वारा निर्मित सांस्कृतिक भूदशा, जैसे कि मकान, गांव और जो भी अपने आसपास का जो कल्चर है जो मानव द्वारा निर्मित है, उसकी अवधारणा काल सवर ने दी। प्रतिस्थापन और मात्रात्मक क्रांति प्रत्यक्षवाद, देखो मानव भूगोल में फिर 1950 से 60 के दशक में वर्णनात्मक भूगोल से स्थानिक विज्ञान की विचारधारा आई, जिसमें क्या हुआ, मात्रा क्रांति और प्रत्यक्षवाद जैसे विचार आए। तो क्या करते थे, उसमें पहले निरीक्षण करते थे, यानी किसी चीज का निरीक्षण किया, ऑब्जर्वेशन किया, अवलोकन किया, देखा, समझा उसको, उसके बारे में परिकल्पना बनाई कि भाई ये ऐसा भी हो सकता है या ऐसा हो सकता है। उसका सांख्यिकीय डेटा पर टेस्टिंग की, उसके आंकड़ों को इकट्ठा करके उसको अलग अलग सांख्यिकी परीक्षण किए, जैसे टेस्ट, एल टेस्ट, माध्यिका, बहुलक, माध्य, मीन आदि। फिर उसके बाद क्या हुआ, नियम बनाए। ये सब हमारे मानव भूगोल में कब हुआ, 1950 से 1960 के दशक में। तो इसमें देखो एक ये क्यों आया था, प्रत्यक्षवाद के कारण, अगस्त क्रांति से प्रेरित।
मूल्य मुक्त, वस्तुनिष्ठ और केवल अनुभवजन्य तथ्य पर आधारित। मगर इसमें क्या था, इसमें सत्यता के निकट जाने की कोशिश की थी, मगर इसमें मानव भूगोल में मानव का ही अस्तित्व खत्म हो गया था। केवल ये क्या, इसका डेटाबेस हो गया पूरा, गणितीय आंकड़ों पर आधारित हो गया। तो भूगोल को गणितीय और सांख्यिक मॉडल के प्रयोग से एक नियम निर्माण बनाने का विज्ञान का प्रयास हुआ, और यहाँ से नॉर्मेटिक ऑटोमेटिक अप्रोच चालू हो गई, जिसमें केवल नए नियम निर्माण बनाना ही था, और समझना नहीं था कि वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, बस केवल नियम निर्माण बनाना था मुख्य वर्ग। स्थानिक विश्लेषण में स्थान, दूरी और ज्यामिति पर जोर देने लगे, जिसमें सिद्धांत आए अगस्ता क्लॉस, पीटर हेगेट, एंगरस्टैंड आदि व्यक्ति ने अपने अपने सिद्धांत दिए। ये सब मानव भूगोल में एक अमूलचूल परिवर्तन था। फिर उसके बाद आया मनुष्य से मानव भूगोल। जैसे ही आंकड़ों का ज्यादा प्रभाव हुआ, तो उसकी आलोचना चालू हो गई। आलोचना चालू होते ही दो नए विचार उत्पन्न हुए, एक तो व्यवहारवादी, एक मानवतावादी। व्यवहारवादी यानी कि मानव के व्यवहार का अध्ययन करना। मानव एक मशीन नहीं है, रोबोट नहीं है मानव। मानव क्या है, एक जीता जागता व्यक्ति है, उसका व्यवहार प्रभावित होता है और वो व्यवहार से प्रभावित करता है, इसलिए उसके व्यवहार का अध्ययन किया, उसको बोलते हैं व्यवहारवादी भूगोल। मानव एक आर्थिक रोबोट नहीं है, ये अध्ययन करता है कि लोग पर्यावरण कैसे समझते हैं और निर्णय लेता है। यानी कि ये चीज हमें, जो व्यवहारवादी भूगोल बताए, वो बताता है कि मानव लोग पर्यावरण में को कैसे समझते हैं, उसके साथ कैसे अनुकूलन करते हैं और कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, कैसे प्रतिक्रिया देते हैं और कैसे निर्णय लेते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। ये सब मानव के व्यवहार पे। इसकी जो मुख्य उदाहरण है उसको बोलते हैं मानसिक मानचित्र, मेंटल मैप, यानी कि जो विचार है उसी के आधार पर व्यवहार। प्रमुख विद्वान था पीटर गोल्ड और वॉलपार्ट, और एक और था लिंच, मानववादी का बुद्ध। अब इसको देखो, इसके बाद जो आए, जो लेटेस्ट डेवलप आए कि व्यवहार 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 से अलावा भी कुछ चीजें, भावनाएं, तो उसमें मानवतावादी भूगोल आया। कि हम व्यवहार से तो निर्णय ले लेते हैं, मगर हमारा निर्णय लेने के लिए पीछे और भी मानवीय स्वभाव होता है। जैसे किसी का परिवार अगर एक डिस्ट्रिक्ट में रहता है, तो ये उस डिस्ट्रिक्ट से 10 दूसरे राज्य में है, वो क्यों दुकान खोलेगा। वो अगर थोड़ा बहुत अगर 10% लेस प्रॉफिट इसी एरिया में मिल रहा है, तो यहीं काम करेगा ना वो। इसलिए हम मानव हैं, और मानव अपनी भावनाओं को भी एक्सेप्ट करता है। पूरा आर्थिक नहीं होता, पूर्ण रूप से आर्थिक मानव नहीं बनता। वो सभी कुछ देखता है, अपना परिवार भी देखता है, अपना समाज भी देखता है। ठीक है, अब देखो मानववादी भूगोल का फोकस स्थान और जगह के साथ मानवीय अनुभव, अर्थ, भावनाओं का जुड़ाव है। प्रत्यक्षवाद के पूर्ण विरोध में मुख्य उदाहरण है टोफोलिया, यानी स्थान से प्रेम। इसके प्रमुख विद्वान थे इफ्तुआन और डेविड हार्वे। 1970 के दशक में कट्टरपंथी और कल्याणकारी विचारधारा आई मानव भूगोल में। ये सामाजिक असंतोष और वियतनाम युद्ध की पृष्ठभूमि के कारण उद्भवी हुई थी। इसमें देखो रेडिकलवाद या मार्क्सवाद बोलते हैं इसको, अमूलचूल परिवर्तनवाद। इसमें क्या हुआ, एक कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों पर आधारित थी। गरीबी, असमानता, पर्यावरण। गरीबी, असमानता, पर्यावरण शरण के लिए पूंजीवादी व्यवस्था को जिम्मेदार बनाया। जो अमीर लोग हैं, जो पैसा कमाते हैं, गरीब लोगों से काम कराते हैं और प्रॉफिट ज्यादा लेते हैं, लाभांश उनका ज्यादा होता है। इसी के कारण गरीबी, असमानता और पर्यावरण शरण जैसी समस्या जन्म हुई। उद्देश्य केवल समाज का वर्णन नहीं, बल्कि उसे बदलना है। और इसका रेडिकलवाद यानी मार्क्सवादी विचारधारा का काम क्या था, समाज को का वर्णन नहीं करना, बल्कि उसको बदलना है। इसके प्रमुख विद्वान थे डेविड हार्वे, रिचर्ड बेट। ठीक है, कल्याणकारी भूगोल। कल्याणकारी भूगोल आया हमारा स्मिथ का। उन्होंने बोला कौन क्या, कहाँ और कैसे प्राप्त करता है। कल्याणकारी भूगोल में मानव के कल्याण पे फोकस किया। इन्होंने पूरी तरह से जो विचारधारा आ रही थी उसको बदलने पर फोकस ना करके उनमें संशोधन पर सोचा। जबकि रेडिकलवाद यानी कट्टरपंथी भूगोलवाद है, उसको बदलना चाहते थे पूरी तरह से। इन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और आय वितरण जैसी जन कल्याण नीतियों पर केंद्रित किया। जैसे हमारे और वर्तमान सरकार करती है ना, ये कौन सी नीति है, कल्याणकारी नीतियाँ, कल्याणकारी भूगोल मानव के लिए।
शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और आय वितरण जैसी जन कल्याणकारी नीतियों पर केंद्रित कर कल्याणकारी भूगोल की विचारधारा की। फिर आते हैं हम उत्तर आधुनिकतावाद या डिजिटल क्रांति 1990 से वर्तमान तक। इसमें था उत्तर आधुनिक भूगोल मान सिद्धांतों का खंडन हुआ, स्थानीय, क्षेत्रीय और अल्पसंख्यक दृष्टिकोण को महत्व दी। यानी कि जो सब बेल्टन या और जेंडर ज्योग्राफी थे वो किसका पार्ट है अपने उत्तराधिकता में, यानी कि जो कम अल्पसंख्यक धर्म के लोग हैं, नारीवाद है, अलग अलग जो व्यक्ति मानव समाज में एक अलग से हाशिया पर है यानी समाप्ति की ओर है, उनके लिए जो सिद्धांत आया वो था महान सिद्धांत था। जितने भी सिद्धांत उनका खंडन करके उनके लिए एक विशेष दृष्टिकोण रखना। समकालीन चुनौतियां, इसकी समकालीन चुनौतियां क्या थी? जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, संसाधन का न्याय संगत वितरण और वैश्वीकरण का प्रभाव। यानी कि जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन हो रहा है, सतत विकास हो रहा है, संसाधनों का न्याय संगत वितरण कैसे किया जाए, यानी कि सबको कैसे बराबर मिले। जैसे अभी पूरा समुद्र है, प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर के चारों तरफ बहुत सारे देश है, तो किसका अधिकार है प्रशांत महासागर पर? अभी हमारे दूसरे ग्रह पर जाते हैं हम, तो दूसरे ग्रह पर किस देश का अधिकार है? तो ये सारी चीजें, वैश्वीकरण, ये सारे किसके मानव भूगोल के पार्ट है। और ये हमारे उत्तराधिकता है। तकनीकी क्रांति, जीआईएस, रिमोट सेंसिंग और बिग डेटा के स्थान पर स्थानिक विश्लेषण को अभूतपूर्व सटीकता दी है। मानव भूगोल ने क्या है, जो हम डेटा एनालिसिस करके मानव के लिए जितने भी कार्य कर सकते हैं उपयोगी, वो सारे क्या है, बढ़िया है। निष्कर्ष, मानव भूगोल कहाँ क्या है के वर्णन से शुरू होकर कैसे काम करता है से गुजरते हुए आज क्या होना है चाहिए की वकालत करने वाला एक अत्यंत प्रासंगिक विज्ञान बन गया है। मानव भूगोल केवल यही नहीं होता कि कहाँ क्या है, वो ये भी करता है कि वर्णन, उसने ये वर्णन शुरू कर दिया कि कैसे काम कर रहा है, कैसे अनुकूलन हो रहा है, वहां पर ये संबंध हो गया। उसके बाद आज, अब आगे क्या होने वाला है, आज क्या हो रहा है, इसको भी जानना एक क्या है अपना मानव भूगोल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।